गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्राइमरी एक्टिविटीज़। अब ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती क्या हैं और बेसिकली एक्टिविटीज़ किसे बोला जाता है, और प्राइमरी एक्टिविटी जो भी हैं जिनको हम बोलते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप, जो प्राथमिक एक्टिविटीज़ हैं, प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कितने प्रकार से डिवाइड कर रखा है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर, और कहाँ कहाँ पे ये जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं वो प्रैक्टिस की जाती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि पहली चीज़ तो ये कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम क्रियाकलाप बोलते हैं हिंदी में, क्रियाकलाप ये होते क्या हैं बेसिकली। तो बेसिकली क्रियाकलाप वो सभी चीज़ें जिनसे हमें इनकम मिलती है, हम जीवन यापन कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच जनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कि वो सभी क्रियाकलाप, जो सारे काम जिनसे हमें इनकम प्राप्त होती है, उसी को हम मानवीय क्रियाकलाप के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान करना है कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होती है, यानी कि हम पैसे किस प्रकार से कमा सकते हैं, हमारा जीवन जो है किस प्रकार से यापन कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब देखिए इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज़। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे मोस्टली चार जो हैं ये जो एक्टिविटीज़ मानी जाती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। अब देखिए दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हम ओनली प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में ही बात करेंगे कि जिनसे इंसान इनकम गेदर करता है, इनकम जनरेट करता है। वो सारी एक्टिविटीज़ जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल होती हैं उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यह आपने देख लिया कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं उनको हम चार टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट। जो हमारी प्राथमिक क्रियाएं हैं जिनको हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं वो किसके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से डिपेंड है, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। यानी कि हमारी जो प्राथमिक क्रियाएं हैं वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे पर्यावरण के ऊपर क्या है, निर्भर हैं। ठीक है, एज दिस रेफर टू यूटिलाइजेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर, वेजिटेशंस, बिल्डिंग मटेरियल एंड मिनरल्स। हम क्या करते हैं कि हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से हम क्या करते हैं, हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज मिलते हैं उनको यूटिलाइज़ करते हैं। जैसे हम भूमि को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं, वनस्पति को यूज़ करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए वेरियस टाइप की जो स्टोन्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम कहाँ से यूटिलाइज़ करते हैं, जो सारे रिसोर्सेज हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मिलते हैं। ठीक है, जैसे भवन निर्माण सामग्री या खनिजों के उपयोग के विषय में ये बातें करती है। यानी कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं दे आर फुली डिपेंडेंट ऑन आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। इट दस इंक्लूड्स हंटिंग एंड गैदरिंग। अब आपसे कोई ये पूछे कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं, तो आप यहाँ से अच्छे से आंसर कर सकते हो कि इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं हंटिंग, शिकार को, गैदरिंग चीज़ों को संग्रह करना या फिर कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, पेस्टोरल एक्टिविटीज़ यानी कि पशु चारण, पशुओं को हम चराते हैं, फिशिंग मछली पकड़ते हैं, फॉरेस्ट्री यानी कि जंगल वनों की लकड़ी को काटना और उनको बेचना फॉरेस्ट्री कहलाता है, एग्रीकल्चर यानी कि मोस्टली हम खेती करते हैं, एंड माइनिंग हम खनन और क्वेरिंग करते हैं, खनन करते हैं बेसिकली, यानी कि चीज़ों को अंदर से हमारी जो अर्थ है उसके इंटीरियर पार्ट के अंदर वेरियस टाइप के मिनरल्स होते हैं उनको हम उत्खनन करते हैं, बाहर निकलते हैं, उसी को माइनिंग और क्वेरिंग बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें हंटिंग, गैदरिंग्स, पेस्टोरल एक्टिविटीज़, फिशिंग्स, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग ऑल आर इंक्लूड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो आपसे ये यदि कोई पूछे कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को हम शामिल करते हैं, तो यहाँ से आप अच्छे से आंसर कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि वाई आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ कोस्टल एंड प्लेन्स रीजन इंगेज्ड इन फिशिंग एंड एग्रीकल्चर रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो
कोस्टल रीजन के लोग हैं और प्लेन्स रीजन के लोग हैं वो फिशिंग और एग्रीकल्चर के अंदर किस प्रकार से एंगेज रहते हैं और वही क्यों रहते हैं। बिकॉज अब देखो प्लेन रीजन के अंदर मोस्टली क्या होती है, एग्रीकल्चर होती है, और कोस्टल रीजन के अंदर मोस्टली सी पाया जाता है, तो वहाँ पे फिशिंग हो जाती है। सिंपल सी बात है। व्हाट आर द फिजिकल एंड सोशल फैक्टर्स विच अफेक्टेड द टाइप्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़ इन डिफेंस रीजन, यानी कि ऐसे कौन कौन से विभिन्न प्रदेश हैं जहाँ पे प्राइमरी जो क्रियाएं होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको निर्धारित करते हैं। कौन कौन से ऐसे फिजिकल और सोशल फैक्टर हैं जो उन चीज़ों को निर्धारित करते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे वेरियस टाइप के फैक्टर्स होते हैं, जैसे ज्योग्राफिकल है, इकोनॉमिक फैक्टर है, ठीक है, ये सारे फैक्टर होते हैं जो इन चीज़ों को इफेक्ट डालते हैं। अब प्लेन रीजन के अंदर एग्रीकल्चर ही होती है, बिकॉज वहाँ पे लैंड एरिया जो है, सरफेस एरिया है, वो एकदम प्लेन होता है, तो वहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट और वेरियस टाइप की जो प्लांट्स फार्म्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे हम आराम से एग्रीकल्चर कर सकते हैं। वहीं पे कोस्टल रीजन के अंदर हम आराम से फिशिंग कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे सी एरिया हमारे नियर बाई होता है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं। तो ये जो दोनों रीजन है, प्लेन और कोस्टल, वो इन दोनों चीज़ों से या जो फिजिकल फैक्टर है वो यहाँ पे इन चीज़ों को इफेक्ट करता है। अब देखिए दोस्तों, हमारी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, प्राथमिक जो क्रियाएँ हैं, प्राथमिक जो क्रियाएं हैं उनमें जितना भी, जैसे हमने बात करी कि ये सारी चीज़ें इनमें शामिल होती हैं, तो इनसे जुड़े हुए वर्कर्स को हम बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर्स। ये जो काम करते हैं, हंटिंग, गैदरिंग्स, पेस्टोरल एक्टिविटीज़, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, ये जितने भी काम करते हैं उन लोगों को हम रेड कॉलर वर्कर बोलते हैं। यानी कि उनकी कॉलर कैसी है, रेड है, यानी कि वो कार्य कैसे करते हैं, रेड होता है खतरनाक काम। तो वो सारे जो प्राइमरी एक्टिविटी से जुड़े हुए लोग हैं उनको हम रेड कॉलर वर्कर्स बोलते हैं, यानी कि लाल कॉलर के श्रमिक, ठीक है। तो पीपल इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स ड्यू टू आउटडोर नेचर्स ऑफ दिस देयर वर्क्स, यानी कि उनको प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर वो इंगेज रहते हैं, इन्हीं कारण हम उनको बोलते हैं रेड कॉलर। अब देखो रेड कॉलर क्यों आया, तो रेड जो है वो है डेंजर का प्रतीक। तो यहाँ पे प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ है वो डेंजर होती है और वो एकदम डिपेंड होती है ऑन द नेचर। तो नेचर के ऊपर, यानी कि उनका जीवन यापन जो है नेचर के ऊपर होता है। कई बार वो जो है काफ़ी सफ़र करते हैं, हार्श क्लाइमेट के अंदर भी काम करते हैं और वो हमेशा ज़िंदगी को जोखिम में डाल के रखते हैं। सो वी कैन से द रेड कॉलर वर्कर्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम पहली एक्टिविटीज़। यहाँ पे हमने सारी एक्टिविटीज़ की बात करी, जैसे इसमें हंटिंग, गैदरिंग, पेस्टोरल, वो सारी चीज़ें आती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर। अब फर्स्ट एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पे जानने वाले हैं, जिसका नाम है हंटिंग और गैदरिंग। यानी कि हंटिंग, पहले वो करते हैं शिकार। पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे, शिकार करते थे। उनका जो पूरा लाइफ सिस्टम था वो डिपेंड था हंटिंग के ऊपर। यदि वो हंटिंग नहीं करते तो वो दूसरे दिन का भी नहीं सोच पाते थे, यानी कि भूख जो है, भूख के लिए वो क्या करते थे, शिकार करते थे जंगली जानवरों का। अब जंगली जानवरों का शिकार करते थे और वही उनकी जो है अपने आप में एक एक्टिविटीज़ थी पूरे दिन की, ठीक है। तो अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट फॉर देयर सस्टेनेंस, यानी कि जो आदिम काल की जो लोग थे, अर्लियर जो ह्यूमन बींग थे, वो क्या करते थे, अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने नियर बाई देयर, यानी कि अपने नियर बाई का जो इन्वायरमेंट था उनके ऊपर डिपेंड रहता था। और उसका जो जीवन यापन था मोस्टली दे सब्सिस्टेंड ऑन, दो टाइप से वो डिपेंड करता था, दो एक्टिविटीज़ वो करता था। एक तो क्या करता था, एनिमल विच दे हंट, एक तो वो उन जानवरों को मार के खाता था, और दूसरा था द एडिबल्स प्लांट विच दे गैदर्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट इन दी विसिनिटी, यानी कि वो दूसरा काम क्या करता था, अपने समीप का जो फॉरेस्ट एरिया होता था, प्लांट्स होते थे, वहाँ से चीज़ों को गैदर करता था, यानी कि कलेक्ट करता था। अब वेरियस टाइप की विनिसिटी होती है, यानी कि जो कंदमूल होती है, पेड़ों की छाल होती है, कंदमूल होती है, फल फ्रूट्स होते हैं, वेरियस टाइप की जो थिंग्स होती हैं जो डिपेंड ऑन आवर फॉरेस्ट एरिया, तो वो उन चीज़ों को कलेक्ट करता था और उनके ऊपर उसकी जो लाइफ सिस्टम था वो डिपेंड करता था। तो जो हमारा अर्लियर ह्यूमन बीइंग था वो डिपेंड था हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। वो दो एक्टिविटीज़ करता था, एक तो एनिमल को मार के खाता था और दूसरा वो क्या करता था, चीज़ों को गैदर करता था फ्रॉम दी फॉरेस्ट एंड प्लांट्स रीजन, ठीक है।
अब सबसे पहले हम बात करेंगे हंटिंग, यानी कि एनिमल को जिनको वो मार के खाता था। तो जो प्रिमेटिव सोसाइटी डिपेंड ऑन वाइल्ड एनिमल, तो जो हमारी प्राचीन प्रिमेटिव होता है थोड़ा सा आदिम कालीन, यानी कि जो आदिम कालीन जो लोग थे, सोसाइटीज़ थी, वो डिपेंड थी हमारी जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर थे, उनके ऊपर वो डिपेंड थे। पीपल लोकेटेड इन वेरी कोल्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग, तो यानी कि खराब टेरेन के अंदर भी अतिशील, यानी कि यहाँ पे एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट और कोल्ड क्लाइमेट जो होती थी, वेरी कोल्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेशों में जो रहने वाले जो लोग थे, वो क्या करते थे, आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे। उनकी जो लाइफ थी वो आखेट के ऊपर, हंटिंग के ऊपर ही डिपेंड थी, यानी कि वो हंटिंग नहीं करते थे तो वो भूखे मर जाते, तो उनको हंटिंग करनी पड़ती थी। आप जितनी भी, जैसे आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, पुराने जो लोग थे वो सारे दिन जंगलों में भटकते रहते थे और जंगली जानवरों को मार के खाते थे। ठीक है, तो यही बताना चाह रहा है यहाँ पे कि जो पुराने प्रिमेटिव सोसाइटी के लोग थे वो डिपेंड थे वाइल्ड एनिमल के ऊपर, और वो वेरी कोल्ड यानी कि अति शीत प्रदेशों के अंदर और अति बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेशों के अंदर भी जीवन यापन करने के लिए वो हंटिंग किया करते थे। वहीं पे यदि हम बात करें, द पीपल इन कोस्टल एरिया स्टिल कैच फिश थ्रू फिशिंग हैज़ द एक्सपीरियंस्ड मॉडर्नाइजेशन ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। अभी भी आज भी क्या होता है, कोस्टल एरियाज़ के अंदर मछलियाँ पकड़ी जाती है, कैच फिश, आज भी क्या की जाती हैं, मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और वहीं पे आज जो है मछली पकड़ने के तरीके जो हैं वो मॉडर्नाइजेशन उनके अंदर देखने को मिलता है थ्रू दी टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि अब क्या हुआ है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई है, यानी कि तकनीकी विकास के कारण आज जो है फिशिंग पकड़ने का जो तरीका है वो थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है। यानी कि आज जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं वो आधुनिक हथियारों के द्वारा पकड़ी जाती हैं, लेकिन आज भी क्या होता है, हंटिंग तो आज भी की जाती है, लेकिन वो आज कैसे की जाती है, मॉडर्न तकनीकी के द्वारा की जाती है। वहीं पे हम बात करें, मैनी स्पीसीज नाउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड, यानी कि आज बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं, ऐसी स्पीसीज हैं, जीव जंतु हैं जो एक्सटिंक्ट यानी कि संकटाग्रस्त हैं, समाप्त होने वाली है। वो कैसी हैं, वो थोड़ी सी वो स्ट्रेस में आ गई, एक्सटिंक्ट यानी ख़त्म होने वाली, इंडेंजर्ड यानी कि संकटाग्रस्त हैं। और वो कैसे हुआ है, ड्यू टू इलीगल हंटिंग, और इसको बोलते हैं पोचिंग। पोचिंग क्या होता है, अवैध शिकार करना। पोचिंग क्या होता है, अवैध शिकार करना, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं इलीगल हंटिंग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो अवैध शिकार करने के कारण आज बहुत सी ऐसी स्पीसीज़ हैं जो काफ़ी ख़त्म होने वाली हैं, संकटाग्रस्त कंडीशन के अंदर हैं, यानी कि संकट के यानी कि संकट में है वो सारी की सारी। सो अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जो प्रजातियां हैं, जातियां हैं, वो लुप्त हो गई हैं और कई जो है संकट के अंदर फेस कर रही हैं, स्ट्रेस के अंदर हैं। दे अर्ली हंटर्स यूज प्रिमेटिव टूल्स। अब देखो, जो हमारी अर्ली स्टेज के जो लोग थे, प्रिमेटिव सोसाइटीज़ के जो लोग थे, वो कौन से टूल्स को यूज़ करते थे फॉर दी हंटिंग, यानी कि जो पुराने उनके हथियार थे, टूल्स जो थे वो कैसे थे, एक तो पत्थर होते थे उनके, एक ट्विंग्स होते थे। ट्विंग्स किसको बोला जाता है, लकड़ी के बने औजारों को बोला जाता है। वहीं पे एरोज जो आप जानते ही हो, तीरों को बोला जाता है, जो तीर से मारकर क्या करते थे, वो शिकार किया करते थे। तो उनके जो है ना प्रिमेटिव सोसाइटीज़ के जो लोग थे, उनके पास मोस्टली जो टूल होते थे वो एक तो पत्थर होते थे, एक वो जो लकड़ी होती थी उनसे बने हुए औजार होते थे, और वहीं पे एक होता था एरो, यानी कि तीर से वो हंटिंग किया करते थे। सो द नंबर ऑफ एनिमल किल्ड वॉज लिमिटेड, और वो क्या करते थे, ये जो एनिमल होते थे उनको लिमिटेड ही मार के खाया करते थे, यानी कि मोस्टली मारे जाने वाले जो एनिमल्स थे उनकी संख्या बहुत ही सीमित या लिमिटेड हुआ करती थी। वाई हैज़ हंटिंग्स बीन बैंड इन इंडिया। अब देखो, इंडिया के अंदर हंटिंग को बैन क्यों किया गया, अभी यहाँ पे एक सवाल आता है। तो बिकॉज एक तो जो है वेरियस टाइप की जो स्पीसीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, यानी कि वो स्ट्रेस के अंदर है, इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, इसलिए हमने क्या किया, हंटिंग के ऊपर बैन लगा दिया। एक हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, यानी कि एक हम कर सकते हैं इसमें इकोलॉजिकल, और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बैलेंस के लिए
बैलेंस के लिए हमने क्या किया, इंडिया के अंदर हंटिंग के ऊपर बैन कर दिया। तो ये 2 एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इंडिया के अंदर बैन करने का एक रीज़न ये था कि वेरियस टाइप की जो स्पीसीज़ है वो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं और हो भी गई हैं और काफ़ी इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर हैं। वहीं पे दूसरा रीज़न हो सकता है इकोलॉजिकल बैलेंस और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर उसका कंजर्वेशन करने के लिए हमने हंटिंग के ऊपर इंडिया के अंदर क्या कर दिया, बैन कर दिया। इसके लिए हमने वेरियस टाइप के यहाँ पे प्रोग्राम भी लॉन्च किए, जैसे आपने पढ़ा होगा टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं, टाइगर एलिफेंट्स, ठीक है। तो ये आप जो है 2 एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट, गैदरिंग एंड हंटिंग्स आर दी ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नोन। अब आपको पता ही है कि जो गैदरिंग है और हंटिंग है, यानी कि चीज़ों को संग्रह करना और जो शिकार करना है, वो इंसानों की सबसे प्राचीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिनसे वो जीवन यापन किया करते थे। देयर आर कैरिड आउट ऑफ डिफरेंट लेवल विद द डिफरेंट ओरिएंटेशन, यानी कि यहाँ पे आर्थिक जो क्रिया है सबसे प्राचीन है, वहीं पे विश्व के विभिन्न भागों में कार्य विभिन्न स्तरों पे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं गैदरिंग की, यानी कि चीज़ों को किस प्रकार से गैदर किया जाता है। सो गैदरिंग इज़ द प्रैक्टिस्ड इन रीजन्स विद हार्श क्लाइमेट कंडीशन, यानी कि जो गैदरिंग है, गैदरिंग किसको बोलते हैं, संग्रह करना, वस्तुओं खाने वाली चीज़ों का संग्रह करना, खाद्य संग्रह, इसको बोलते हैं खाद्य संग्रह, यानी कि चीज़ों को भोजन संग्रह भी बोल सकते हो आप, इस चीज़ को खाद्य संग्रह भी बोल सकते हो, या चीज़ों का संग्रहण करना, दैट इज़ गैदरिंग। सो गैदरिंग आर मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन रीजन्स विद अ हार्श क्लाइमेट कंडीशन, जहाँ पे हार्श क्लाइमेट है वहीं पे क्या किया जाता है, गैदरिंग का काम किया जाता है। वहीं पे इफ़ ऑफन इन्वॉल्व्स प्रिमेटिव सोसाइटी हु एक्सट्रैक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। तो यहाँ पे वेरियस टाइप की जो आदिमकालीन सोसाइटीज़ थी, प्रिमेटिव सोसाइटी थी, वो मोस्टली इन जो गैदरिंग है उससे जुड़े हुए हैं, और वो लोग क्या करते हैं, अपनी जो नीड्स होती हैं, सेटिस्फाई उनकी जो नीड्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए फूड, शेल्टर और क्लॉथ, यानी कि मोस्टली उन्हीं से वो प्राप्त करते हैं। ये मोस्टली जो लोग हैं, जो प्रिमेटिव सोसाइटी के जो लोग हैं, वो अपना भोजन, वस्त्र और यहाँ पे शेल्टर और अपने कपड़े जो हैं उनको आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पशुओं और वनस्पतियों का क्या करते हैं, एक गैदर करते हैं, चीज़ों को संग्रह करते हैं। यानी कि जो प्रिमेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं वही जो है गैदरिंग करते हैं और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इन चीज़ों को गैदर करते हैं। उनमें से उनका फूड हो गया, शेल्टर हो गया और क्लोथिंग हो गई। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ रिक्वायर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेट्स एट वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर क्या होता है, एक तो बिल्कुल ही इसमें किसी प्रकार का कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता, यानी कि उनको किसी प्रकार की कोई पूंजी इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ती है, और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी टेक्नोलॉजी यहाँ पे वो यूज़ नहीं करते, यानी कि इसमें किसी बहुत ही कम पूंजी यूज़ होती है और किसी भी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता उनको नहीं पड़ती है। अब देखो, हंटिंग करना और गैदरिंग करने में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी लगती है, कोई नहीं, तीर चलाया और जानवर मर गए, जंगल में गए और आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, गैदर कर सकते हो। तो इसमें ना तो टेक्नोलॉजी चाहिए और ना ही कैपिटल होता है पूंजी, ठीक है। चलो, तो ना तो कैपिटल चाहिए और ना ही टेक्नोलॉजी। द यील्ड्स पर पर्सन वेरी लो एंड लिटिल और नो सरप्लस इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि इसमें भोजन जो होता है, जो ज़्यादा बच जाता है वो नहीं रहता, और प्रति व्यक्ति जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो कमी रहती है। देखो, यील्ड होता है उत्पादन करना, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उत्पादन जो चीज़ों का करते हैं, जो चीज़ सरप्लस होती है तो देखो, एक तो खाने के लिए रख लेते हैं, बाकी जो चीज़ होती है वो ऐसे नहीं करते कि उसको कहीं बेचना होता है उनको, वो नेक्स्ट डे के लिए रख लेते हैं, और इसमें किसी प्रकार का जो है सरप्लस नहीं रहता, और वो जो है नई चीज़ों को ज़्यादा उत्पादन करते हैं। प्रति व्यक्ति जो है वो इतना ही गैदर करते हैं जिनसे वो सर्वाइव कर पाएँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे वर्ल्ड के अंदर मोस्टली देखो, अब यहाँ पे देख सकते हो एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग, वर्ल्ड के अंदर गैदरिंग कहाँ कहाँ की जाती है ये आप इस मैप में देख सकते हो। जैसे मोस्टली यहाँ पे एक तो अमेजोन जो बेसिन है, जो हमारा ब्राज़ील, इक्वेडोर, यहाँ पे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर मोस्टली किया जाता है। यहाँ पे हम बात करें कनाडा का, अलास्का, यूएसए का है वैसे तो अलास्का, तो एक अलास्का जो ये रीजन है, यहाँ पे एस्किमो जाति द्वारा एक स्पीसीज़ है, एक जनजाति है जो क्या करती है, गैदरिंग करती है, जिसको हम एस्किमो बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे रसिया के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे
ये जो साइबेरिया का रीजन है यहाँ पे भी गैदरिंग का काम किया जाता है, जंगलों से जो है चीज़ों को संग्रह किया जाता है। वहीं पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर हम बात करें तो मोस्टली कांगो बेसिन के अंदर ये चीज़ों को प्रैक्टिस किया जाता है, हंटिंग और गैदरिंग। वहीं पे इसके अलावा हम बात करें एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर, तो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर हम बेसिकली एक तो ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया और ईस्टर्न स्टेट ऑफ एशियन कंट्रीज, तो यहाँ पे मोस्टली जो है चाइना के अंदर भी प्रैक्टिस की जाती है, इंडिया के अंदर थाईलैंड और कंबोडिया जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो जितने भी आइलैंड कंट्री हैं वहाँ पे भी इस चीज़ को देख सकते हो, जहाँ पे वर्ल्ड मैप के अंदर कहाँ पे आज भी गैदरिंग होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमेजोन बेसिन, एक सेकेंड मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, अमेजोन बेसिन, अलास्का रीजन, ठीक है, साइबेरिया रीजन, कांगो बेसिन, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और ईस्टर्न आइलैंड्स कंट्रीज़, तो यहाँ पे गैदरिंग का काम मोस्टली किया जाता है। बात करें हम थ्योरी की, तो थ्योरी के अंदर भी यहाँ पे मोस्टली गैदरिंग आर प्रैक्टिस्ड, मोस्टली इंडिया के अंदर वर्ल्ड के अंदर जो है गैदरिंग 3 जगह जो है फेमस रीजन है, जिसके अंदर हाई लैटिट्यूड जोन्स विच इंक्लूड नॉर्दर्न कनाडा, एक तो हाई अक्षांशों के अंदर, उच्च अक्षांशों के अंदर मोस्टली प्रैक्टिस की जाती है। इसके अंदर हम बेसिकली बात करते हैं नॉर्दर्न कनाडा, यानी कि उत्तरी कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया और सर्दर्न चिली। अब सर्दर्न चिली जो है हमारा एक छोटा सा पतला सा देश है जो कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो सर्दर्न चिली यानी कि मोस्टली इस चीज़ की, इस रीजन की वो बात करना चाह रहा है। तो यहाँ पे भी जो है गैदरिंग का आज भी थोड़ा बहुत काम किया जाता है। यहाँ पे एक पतला सा देश है, इस प्रकार से इसकी साइज़ है और चिली इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे भी जो है हाई एल्टीट्यूड के देश हैं, कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया ये इस रीजन की बात कर रहा है, ठीक है, चिली मैंने बता दिया, और एक यहाँ पे कनाडा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मोस्टली गैदरिंग का काम किया जाता है, जो है हाई लैटिट्यूड जोन के अंदर शामिल होते हैं, यूरेशिया और सर्दर्न चिली। इसके बाद जो दूसरा जो पॉइंट है वो है लो लैटिट्यूड जोन, इसके अंदर मोस्टली अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका जो मैंने बता दिया आपको, कांगो बेसिन, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, और कुछ जो है साउथ ईस्ट एशिया के भी कुछ पार्ट है जहाँ पे आज भी गैदरिंग का काम किया जाता है। तो गैदरिंग जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ है और मोस्टली वर्ल्ड के अंदर एक तो हाई लैटिट्यूड के अंदर की जाती है, एक लो लैटिट्यूड के अंदर की जाती है। तो ये जो सारी जगह है वो आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया, सर्दर्न चिली, अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑस्ट्रेलिया और इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ये सारी जगह जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इन मॉडर्न टाइम्स सम गैदरिंग्स इज मार्केट ओरिएंटेड एंड हैज़ बिकम कमर्शियल। अब जो वर्तमान में हम बात करें, जो मॉडर्न एरा है उसके अंदर गैदरिंग का जो मार्केट है, भोजन संग्रह के जो कार्य हैं उसका व्यापारीकरण हो गया, यानी कि वो क्या हो गया, कमर्शियल हो चुका है। उसका जो कुछ प्रोडक्ट है वो बाज़ारों में भी देखने को मिलता है। Gatherers collect valuable plants such as leaves, barks of trees and medicinal plants and after simple processing sell the product in market। अब वो क्या करते हैं, जो इन चीज़ों को गैदर करते हैं, तो गैदरर जो क्या करते हैं, वैल्यूबल चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। जैसे हम बात करें कीमती पौधों की पत्तियाँ, तो कलेक्ट एज दी सच एज लीव्स, पत्तियाँ, ब्रेक्स ऑफ द ट्रीज यानी कि जो छाल होती है मोस्टली, और औषधीय मेडिकल जो प्लांट्स होते हैं, मोस्टली मेडिकल लाइन में जो वेरियस टाइप की मेडिसिन बनती है वो ऐसे ही प्लांट से बनती हैं। तो उनको वो क्या करते हैं, गैदर करते हैं और उनको प्रोसेस करके, प्रोसेसिंग सेल एंड प्रोडक्ट इन दी मार्केट, और उनको थोड़ा सा प्रोसेस करके सिंपल टाइप से वो मार्केट में बेच देते हैं। तो मॉडर्न एरिया के अंदर गैदर की ये कंडीशन है, गैदरिंग की ये कंडीशन है कि वो क्या करते हैं, जंगलों में जाते हैं, चीज़ों को गैदर करते हैं। इनके अंदर मोस्टली पेड़ों की छालें, पत्तियाँ और मेडिकल जो प्लांट्स होते हैं उनको वो गैदर करते हैं और सिंपल प्रोसेस करके वो मार्केट में सेल कर देते हैं। They use various parts of the plants. For example, the bark is used for the quinine, tannin extract and cork. Leaves supplies material for the beverage, drug, cosmetics, fibers, threads and fabrics. अब वो क्या करते हैं, आज प्रेजेंट में हम उदाहरण के तौर पे देखें तो एक तो क्या होता है, छाल का उपयोग कुनेन के लिए। अब देखो जो बार्क होती है, जो छाल होती है पेड़ की, उसको एक तो कुनेन के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ जो है चमड़ा, ठीक है, ट्रेन एक्सट्रेट एंड कॉर्क, वो क्या चमड़ा तैयार करता है।
ठीक है। पत्तियों का उपयोग किया जाता है। लीव सप्लाई मटेरियल फॉर द बेवरेज, यानी कि जो पेय पदार्थ होते हैं, बेवरेज चाय वगैरह हो गई या फिर वेरियस टाइप की जो ड्रिंक्स होती हैं, जैसे पेप्सी वगैरह आप पीते हो तो बेवरेज में वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो पेय पदार्थ में भी जो है वेरियस टाइप की जो पेड़ की पत्तियां हैं वो भी यूज़ की जाती हैं। ड्रग्स के अंदर जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं उनके अंदर भी वेरियस टाइप की जो है वो प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं। कॉस्मेटिक का जो आइटम बनता है, जो कॉस्मेटिक आइटम होता है उनमें भी यूज़ किया जाता है। फाइबर्स, वेरियस टाइप की जो क्रांतिवर्धक चीज़ें होती हैं उनमें भी इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। वहीं पे नट्स फॉर फूड एंड ऑयल्स एंड ट्रीज, ट्रंक यील्ड रबर, बाल्टा, गम्स एंड रेजिन्स। तो यहाँ पे वेरियस टाइप की क्या किया जाता है, जो दृढ़ फल को जो भोजन होता है तेल के लिए एवं पेड़ की तने का उपयोग रबड़, बलाटा, गोंद व राल बनाने के लिए जो है इनका उपयोग किया जाता है। तो प्रेजेंट एरा के अंदर जो गैदरिंग की चीज़ें हैं इस प्रकार से वेरियस टाइप की, जैसे हम रेगजीन, ठीक है, कुनेन बना लिया, फिर वेरियस टाइप की बेवरेज जो चीज़ें होती हैं, ड्रग्स होता है, कॉस्मेटिक होता है, फाइबर्स होता है, इन चीज़ों के अंदर हम क्या करते हैं, गैदरिंग की जो चीज़ें होती हैं वो इनको यूटिलाइज कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हो, जो वुमन जो है वो क्या कर रही हैं, ऑरेंज को गैदर कर रही हैं हमारे इंडिया के अंदर, मिजोरम के अंदर। तो इस प्रकार से वो क्या करती हैं, चीज़ों को गैदर करती हैं, फिर मार्केट में सप्लाई कर देती हैं उन चीज़ों को। ठीक है, तो यही ये चीज़ बताना चाह रहा है कि जो मॉडर्न टाइम है उसके अंदर गैदर करके चीज़ों को अपने आप में कमर्शियल वो सारा एक प्रोसेस बन चुका है और वो मार्केट में इस प्रकार से सप्लाई किया जाता है। ठीक है, द नेम ऑफ पार्ट ऑफ स्विंगम आफ्टर द फ्लेवर इज गॉन इज कॉल्ड चिकल। इट्स मेड फ्रॉम द मिल्की जूस ऑफ जपोटा ट्री। अब देखो, जो आप च्युइंगम चबाते हो ना, वो जो है आप चूस लेते हो उसको, और उसको चूसने के बाद जो भाग बच जाता है उसको आप चिकल कहते हो। आप उसको क्या बोलते हो, चिकल बोलते हो। ठीक है, और ये किससे बनती है, जोपेटा ट्री से बनती है। ठीक है, तो जेपेटा जो वृक्ष होता है उसके दूध से क्या बनता है, ये च्युइंगम बनता है। ये आपको ध्यान करना है, यहाँ पे ये एक थोड़ा सा फैक्ट दे दिया है। गैदरिंग हैज़ लिटिल चांस ऑफ बिकमिंग इम्पोर्टेंट एट द ग्लोबल लेवल। जो गैदरिंग होता है ना, वो अपने आप में क्या हो गया, विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का जो है वो महत्व अब बिल्कुल नहीं है। ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है बहुत कम बचा है, लिटिल बचा, बहुत कम हो गया। आजकल बहुत ही कम जो है गैदरिंग की जाती है। प्रोडक्ट्स ऑफ सच एंड एक्टिविटीज़ कैनॉट कंप्लीट इन द वर्ल्ड मार्केट। प्रेजेंट में जो है इन क्रियाओं के द्वारा किसी प्रकार का जो प्रोडक्ट होता है विश्व बाजार में कॉम्पिटिटिव, यानी कि अपने आप में किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, वहीं पे सिंथेटिक्स प्रोडक्ट ऑफन ए बेटर क्वालिटी एंड लोअर प्राइस। अब जो है ना, और कई चीज़ें जो कंपनियां बनाती हैं वो एक तो लोअर प्राइस में बनाती हैं और उसकी क्वालिटी भी अच्छी खासी होती है, तो उसका जो है किसी प्रकार का आज जो है कॉम्पिटेटिव नहीं है। यानी कि गैदरिंग की जो चीज़ें होती है वो अपने आप में इतनी प्रैक्टिस नहीं की जाती और उनका किसी प्रकार का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। ठीक बात है। वहीं पे हम बात करें, have replaced many items supplied by the gathering in tropical forest। वहीं पे हम बात करें जो कृत्रिम उत्पाद होते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि उष्ण जो कटिबंध क्षेत्र होते हैं, वन भोजन संग्रह करने वाले समूह के उत्पादों को स्थान ले लिया। यानी कि जो कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं ना, वो भी फैक्ट्रीज़ के द्वारा या मशीन्स के द्वारा बनाकर क्या करती हैं, उनको गैदर वाली चीज़ों का जगह ले लिया, रिप्लेस कर दिया उन चीज़ों को। यानी कि जो कंपनियां होती हैं, कंपनियों से जो बने हुए प्रोडक्ट हैं, उन्होंने गैदरिंग करने वाली चीज़ों का जगह ले लिया, रिप्लेस कर दिया उन चीज़ों को। नेक्स्ट जो है उसके बारे में हम बात करते हैं पेस्टोरल। अब ये पेस्टोरलिज्म जो होता है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं पशुचारण। ये क्या होता है, तो पशुओं का चराना ही अपने आप में क्या है, पशुचारण या पेस्टोरलिज्म कहलाता है। ठीक है, तो देखो, जो अर्लियर ह्यूमन बीइंग था उसने क्या सोचा कि हम हंटिंग करेंगे तो इससे तो लाइफ जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्यों नहीं एक ऐसी एक्टिविटीज़ और करनी चाहिए जिससे जीवन यापन अच्छी तरीके से किया जाए। तो इसी के लिए उन्होंने क्या किया, जो कुछ एनिमल थे, जीव जंतु थे, उनको पालना चालू कर दिया। ठीक है, उसके बाद में जो है उनका व्यवसाय उन्होंने चालू कर दिया और उससे जो उसकी लाइफ जो है काफ़ी अच्छे से सस्टेन करने लग गई। वहीं पे आज जो प्रेजेंट में इसके दो लेवल हैं, एक तो जो है अपने जीवन यापन के लिए भी जो है पेस्टोरलिज्म का उपयोग किया जाता है और वहीं पे आज जो है कमर्शियल लेवल के ऊपर भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे हम बात करें, एट सम स्टेज इन हिस्ट्री विद द रियलाइजेशंस दैट हंटिंग इज़ द नॉट अनसस्टेनेबल एक्टिविटीज़। अब देखो, उन्होंने क्या सोचा, आखिर जीवन निर्भर
रहने वाले जो समूह थे उन्होंने महसूस किया कि जो हंटिंग है उससे हमारा जो जीवन है वो यापन तरीके से नहीं होगा, ठीक है, भरण पोषण इससे नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, ह्यूमन बींग्स माइट हैव थॉट ऑफ द डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल, और उन्होंने क्या किया, पशुओं को पालना चालू कर दिया, पशुपालन व्यवसाय के विषय के बारे में सोचना चालू कर दिया। पीपल लिविंग इन different climate conditions selected and domesticated animal found in those region। उन्होंने क्या कर दिया कि विभिन्न जो जलवायु होती है, क्लाइमेट होती है, उसके अकॉर्डिंग, दशाओं के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कर दिया, उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं उन्होंने उनको सेलेक्ट किया और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने पालना चालू कर दिया। जैसे हम बात करें राजस्थान के अंदर भेड़ें मिलती हैं तो उन्होंने क्या किया, भेड़ों को पालना चालू कर दिया। वहीं पे तिब्बत में जो है याक मिलते हैं तो उन्होंने याकों को पालना चालू कर दिया। तो ऐसे ही अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट उन्होंने जो एनिमल्स होते थे उनको सेलेक्ट किया और उनके अकॉर्डिंग ही उनका पशुचारण यानी कि पेस्टोरलिज्म चालू किया, पेस्टोरल उन्होंने चालू किया, ठीक है। वहीं पे बात करें डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिकल फैक्टर, भौगोलिक कारकों के आधार पे एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एनिमल्स रियरिंग टुडे इज द प्रैक्टिस्ड आइदर ए सब्सिस्टेंस और एट द कमर्शियल लेवल। आज जो है भौगोलिक कारकों के आधार पे हम बात करें, जो पशुपालन होता है, पशुचारण जो होता है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो सब्सिस्टेंस यानी कि निर्वहन करने के लिए, सब्सिस्टेंस क्या होता है, जीवन यापन करने के लिए, निर्वहन के लिए, ठीक है, और वहीं पे एक होता है कमर्शियल। तो जो कमर्शियल होता है वो यानी कि व्यापार के लिए। पशुओं को हम इसलिए पालते हैं कि उनके जो बच्चे होते हैं, वेरियस टाइप की जो ऊन होती है या फिर उनसे जीवों से मिलने वाला जो कोई भी प्रोडक्ट है उनको सेल करके हम क्या करें, अर्निंग करें, उसको बोलते हैं कमर्शियल पेस्टोरलिज्म। तो ये दो टाइप से किया जाता है। एक तो हमें जीवन यापन के लिए कि भाई हमारा काम चल जाए, उनसे मिलने वाला जो दूध होता है उससे हम खुद सर्वाइव करें, और कुछ जो ज़्यादा बच जाए और उनके जो वेरियस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल करके हम भी कुछ ना कुछ अर्निंग की जाए। अब देखो पहला है नोमैडिक हर्डिंग। हर्डिंग क्या होता है, यानी कि चलवासी पशुचारण, इसको बोला जाता है हिंदी में चलवासी पशुचारण, ठीक है। अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि चलवासी, ऐसे वासी जो चल पाएँ समय के अकॉर्डिंग, ऐसे वास करने वाले जो लोग, ऐसे रहने वाले लोग जो चल पाएँ, ठीक है, एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते हैं, उन्हीं को नोमैडिक हेरिडिंग बोला जाता है, यानी कि चलवासी पशुचारण। अब देखो ये चलवासी जो पशुचारण होता है वो अपने आप में क्या रहा है, नोमैडिक हेरिडिंग ऑफ पेस्टोरल नोमैडिज्म इज़ ए प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस। ये अपने आप में एक ऐसी एक्टिविटीज़ रही है जिससे जीवन निर्वाह व्यवसाय किया जा सके, इन विच द हर्डर्स रेली ऑन एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। अब जो इंसान है ना वो उनके ऊपर हमेशा जो है जीवन यापन करता रहा है, यानी कि जिससे पशुपालन करके उन्होंने क्या क्या गेदर किया है, फूड, भोजन, वस्त्र या शेल्टर्स, वेरियस टाइप के टूल्स या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने पशुओं को पाला है। और जैसे आपने देखा होगा पहले हम क्या करते थे, गधों के ऊपर सामान ले जाकर एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जाते थे। आज भी आपने घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी या वेरियस टाइप की थिंग्स देखी होंगी जो शहरों के अंदर या फिर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ये पाई जाती हैं। तो हमने क्या किया, यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल एंड डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल, तो उनको पालकर हमने क्या बनाया, नोमैडिक हेरिडिंग यानी कि चलवासी पशुचारण जो है उसका हमने यूटिलाइज किया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर्स के लिए, ठीक है। दे मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर अलोंग विद देयर लिव स्टॉक, यानी कि उन्होंने क्या किया, वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी, चारागाह और अपने एक गुणवत्ता के अकॉर्डिंग एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र होते रहते थे, वो शिफ्ट होते रहते थे एक जगह से दूसरे स्थान पे, ठीक है। अब चलवासी पशुचारण क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा गुज्जर बकरवाल जैसे जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो जम्मू कश्मीर से कुछ समय के लिए मैदानी क्षेत्रों के अंदर आ जाते हैं। कुछ हमारे जो राजस्थान के लोग हैं वो भी अपनी भेड़ों को लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वाले एरिया के अंदर कुछ टाइम के लिए वहाँ पे चले जाते हैं। तो ठीक है, तो उनकी जो लाइफ है पूरी वो किन के ऊपर डिपेंड है, उन अपने पशुओं के ऊपर ही डिपेंड है, और वो सब्सिस्टेंस के लिए उनको यूटिलाइज करते हैं। उनका पूरा जो है, उनकी जो लाइफ है वो उनके इर्द गिर्द ही घूमती है। ईच नोमैडिक कम्युनिटी ऑक्यूपाई ए वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी एज ए मैटर्स ऑफ ट्रेडिशन, यानी कि जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ होती हैं उन्होंने क्या किया, अपने अपने निश्चित चारागाह जो है क्षेत्र होते हैं उनके, वो उन्हीं के ऊपर जो है वो हमेशा जाते रहते हैं। जैसे हम बात करें
उनका अपने आप में एक टेरिटरी होती है, वेल डिफाइंड होती है वो भी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे ही वो फिक्स जाते हैं और कुछ समय के लिए जो है फिर वो वापिस आ जाते हैं। तो उनके अपने आप में उन्होंने ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो उन्होंने कुछ एरियाज़ को ऑक्यूपाई कर रखा है और वो अपने आप में कैसा है, वेल डिफाइंड टेरिटरीज़ हैं, ठीक है। उन्होंने, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी जो भेड़ें होती हैं उनको एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं। अब ये अपने साथ जो हैं, ये इंसान जो हैं, ये अपने साथ क्या रखेंगे, फूड भी रखेंगे, पानी रखेंगे अपने साथ, ठीक है। और अपनी जो जैसे लाइफ की जो क्वालिटी है, क्या खाना है, क्या पहनना है, वो सारे आइटम जो है अपने साथ रखते हैं और एक जगह से दूसरे स्थान पे अपने पशुओं को ले जाते हैं और उनकी जो लाइफ है वो पूरी इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, नोमैड्स टॉकिंग्स देयर सीप्स अप्स टू दी माउंटेन्स एट दी ऑनसेट ऑफ समर। अब गर्मियों के टाइम पे जो है यहाँ पे नोमैड्स जो होते हैं, चलवासी जो होते हैं, वो एक जगह से दूसरे स्थान पे माउंटेन जो रीजन से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र अपने जीवों को करते रहते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें, ए वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स इज केप्ट इन द डिफरेंट रीजन इन ट्रॉपिकल अफ्रीका। जैसे हम बात करें वर्ल्ड के अंदर वेरियस ऐसे कोई रीजन है जहाँ पे आज भी इस प्रकार की चीज़ों को प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे हम बात करें अफ्रीका के अंदर, तो अफ्रीका के अंदर क्या पाली जाती हैं, केटल्स पाली जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइव स्टॉक, गाय बैल जो हैं उनके पशु जो हैं प्रमुख माने जाते हैं। वहीं पे हम बात करें सारा रीजन के अंदर, तो वहाँ पे भेड़ और बकरियों को पाला जाता है। और हमारे जो याक है और लमस है वो यहाँ पे याक और लामा जो होते हैं उनको पाला जाता है। कहाँ पे, एक तो तिब्बत रीजन के अंदर और एक एंडीज़ रीजन के अंदर। तो देखो यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर जो पशुओं को कहाँ कहाँ पाला जाता है, इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे। अफ्रीका के अंदर यहाँ पे मुख्य जो पशु होते हैं उनमें से एक तो कैटल यानी कि जो गाय और बैल होती है उनको माना जाता है। वहीं पे सारा और एशिया के अंदर मोस्टली एशियाटिक डेजर्ट शिप, गोट और कैमल्स और रिएट्स, यानी कि गाय मोस्टली इसमें भेड़, बकरी और ऊँट और मोस्टली इनको पाला जाता है। वहीं पे बात करें हम तिब्बत, एक तो हमारा इंडिया के नॉर्थ के और एक एंडीज, यहाँ पे पर्वतमाला है, यहाँ पे क्या क्या पाला जाता है, एक तो याक और एक लामा पाला जाता है। वहीं पे आर्कटिक जो रीजन होता है वहाँ पे रेंडियर पाले जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ल्ड के अंदर कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे वेरियस टाइप की जो एनिमल्स हैं उनको पाला जाता है फॉर दी सब्सिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पेस्टोरल नोमैडिज्म इज एसोसिएट विद 3 इंपॉर्टेंट रीजन। अब वर्ल्ड के अंदर कुछ इनके रीजन हैं। जैसे हम बात करें, कोर रीजन्स एक्सटेंड फ्रॉम द अटलांटिक source of the North Africa eastwards across the Arabian Peninsula into Mongolia and Central China। अब देखो ये पहला रीजन जो है, अब इसको हम मैप में देखेंगे कि पेस्टोरल जो नोमैडिज्म है कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। यहाँ पे आप मैप देखो तो ये जो पूरा रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर पशुचारण सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये सेंट्रल एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का दोनों का बीच का पार्ट है। यहाँ पे अरब जितने भी डेजर्ट पाए जाते हैं, यहाँ पे इंडिया का सारा वगैरह हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। सारा डेजर्ट यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, पहला रीजन ये है जहाँ पे पेस्टोरल नोमैडिज्म जो है प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। दूसरा रीजन हम बात करें, द सेकंड रीजन्स एक्सटेंड टुंड्रा रीजन्स ऑफ यूरेशिया, ठीक है। तो दूसरा रीजन जो हो गया वो हो गया यूरेशिया का। अब यूरेशिया कहाँ पे है, तो यूरेशिया जो है इस रीजन को बोला जाता है। ये सारा क्या है, यूरेशिया का रीजन है। तो सेकंड रीजन जो है ये है जहाँ पे क्या किया जाता है, पेस्टोरल नोमैडिज्म यानी कि चलवासी पशुचारण जो है उसका रीजन माना जाता है। इन दिस सर्दर्न हेमिस्फीयर देयर आर स्मॉल एरिया इन साउथ वेस्ट अफ्रीका का कुछ पार्ट माना जाता है आइसलैंड ऑफ मेडागास्कर। और दूसरा जो है आइसलैंड ऑफ मेडागास्कर, वहाँ पे भी जो है चलवासी पशुचारण जो है वो उनका एरिया माना जाता है। तो ये जो है आप अंडरलाइन कर सकते हो, रीजन ऑफ अटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, ईस्टर्न वार्ड्स ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, इंटर मंगोलिया इन सेंट्रल चाइना, साउथ वेस्ट अफ्रीका, टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया, आइसलैंड ऑफ मेडागास्कर। ये 4 रीजन है जहाँ पे चलवासी पशुचारण या फिर नोमैडिक पेस्टोरल जो है प्रैक्टिस की जाती है। अब बात करते हैं, मोमेंट इन सर्च ऑफ pastures is the undertakens either our west horizontal distance or vertically from the elevations to another to mountains region। अब वो क्या करते हैं
नए जो चरवाहे होते हैं वो नए चरवाहों की खोज में जो पेस्टोरल होते हैं, पशु चारक होते हैं, वो समतल भागों में पर्वतीय क्षेत्रों की लंबी दूरियां तय करते हैं, माउंटेन रीजन के अंदर जाते हैं, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर करते हैं वो, ठीक है, एक जगह से दूसरे स्थान पे भटकते रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन्स एरिया टू पेस्चर्स ऑन माउंटेन्स ड्यूरिंग समर एंड अगेन फ्रॉम माउंटेन्स पेस्चर टू प्लेन एरिया ड्यूरिंग द विंटर इज नोन एंड ट्रांसह्यूमन्स। अब देखो ये इनको बोला जाता है, ट्रांसह्यूमन क्या होता है, ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास। अब देखो ये हिंदी का वर्ड है, इससे आप समझ जाओगे। ऋतुएं होती हैं इंडिया के अंदर 6, ऋतुओं के अंदर प्रवास, माइग्रेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरे स्थान पे, वन पैलेस टू मूव अनदर पैलेस, दैट इज माइग्रेशन। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब इंसान जाता है उसको ऋतु प्रवास बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू ऋतु। यानी कि विंटर सीजन में वो क्या करते हैं, वो हिमालय से उतर के मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं और गर्मियों में मैदानी क्षेत्रों से हिमालय की तरफ वो माइग्रेट कर जाते हैं। इसी को ऋतु प्रवास या फिर ट्रांसह्यूमन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसह्यूमन का एग्जांपल आप दे सकते हो, द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे जो है ऋतु प्रवास इसको बोला जाता है। यानी कि वो क्या करते हैं, गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चरागाहों की ओर, शीत में पर्वतीय भाग से मैदानी चरागाहों की ओर प्रवास करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, ऋतु प्रवास बोला जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इन माउंटेन्स रीजन सच एज हिमालयाज, गुज्जर, बकरवाल, गद्दीज एंड भोटिया माइग्रेट फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन इन समर एंड द प्लेन्स फ्रॉम द हाई एल्टीट्यूड पैसेस इन द विंटर। अब ये जो सारी जितनी भी जनजातियां हैं, हिमालयाज, गुज्जर, बकरवाल्स, गद्दीज, भोटियाज, ये क्या है, हमारी ट्राइब्स हैं जो क्या करती हैं, ऋतु प्रवास करती हैं। अपने जो जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी जो लाइव स्टॉक होता है, उनको अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट वो क्या करवाते हैं, ह्यूमंस यानी कि ट्रांस ह्यूमंस करवाते हैं, यानी कि ऋतु प्रवास वो करवाते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया लोगों के समूह में ग्रीष्मकालीन के अंदर वो क्या करवाते हैं, मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं और शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं। अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। Similarly, in the tundra regions, the nomadic herders move from south to north in the summer and from north to south in winter। अब ऐसे ही जो है ना, शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं और इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्मकाल में दक्षिण से उत्तर की ओर, शीत में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारक जो है पशुओं के साथ क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। यहाँ पे टुंड्रा रीजन जो है ना, ये हमारी अर्थ है। इन रीजन को क्या बोला जाता है, टुंड्रा रीजन बोला जाता है, जहाँ पे हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है, तो वहाँ पे भी ऋतु प्रवास देखने को मिलता है। एक तो जैसे हमारे हिमालय रीजन में हो गया, ठीक है, और एक हो गया टुंड्रा रीजन में। तो यहाँ पे दोनों रीजन ऐसे हैं जहाँ पे ये एक्टिविटीज़ की जाती है। द नंबर ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स हैज़ बीन डिक्रीजिंग एंड द एरिया ऑपरेटेड बाय देम श्रिंकिंग। अब जो है ना, चलवासी जो पशुचारक हैं, इनकी संख्या जो है अब धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, घट रही है, ठीक है। ऑपरेटेड बाय देम श्रिंकिंग, और अपने आप में जो है इन क्षेत्रों में कमी होती जा रही है। यानी कि अब दुनिया के अंदर बहुत ही कम जो है नोमैडिक्स जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखने को मिलती हैं। दिस इज़ ड्यू टू इम्पोजिशंस ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज। अब किन के कारण हो रहा है, एक तो इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हो कि जो पेस्टोरल नोमोड्स हैं वो किस प्रकार से श्रिंकिंग हो रही है, उनकी बाउंड्री और डिक्रीज किस प्रकार से हो रहे हैं। तो यहाँ पे दो रीजन हो गए, एक तो इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज और एक न्यू सेटलमेंट्स प्लान बाय द डिफरेंट कंट्री, और ठीक है, और एक नए देशों के द्वारा जो है नई बस्तियों की योजना प्लान की जाती है, ठीक है। तो एक तो जो है राजनीतिक जो सीमाएं हैं वो दिन ब दिन बनती जा रही हैं, और हर गवर्नमेंट जो है कुछ नए सेटलमेंट्स के प्लान लेके आती है। इनके कारण जो है पेस्टोरल नोमोड्स हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। आगे जो दोस्तों अगले वीडियो में